का कहना है 60,000, ये तो पीएल में ले जाओ, इसे तो पीएल में मैं ले जाता हूं, यहां पर ले जाता हूं, टू अंडर रिकवरी, ये 40,000 रुपए तो मैं यहां ले आया, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब जरा देखिए बाकी ये क्या कह रहा है आपसे। ये आपसे कह रहा है 60,000 रुपए को ट्रांसफर करो किस किस की वैल्यू में, 30,000 जो यूनिट बिक गई उनकी वैल्यू में, 15,000 जो स्टॉक में है उनकी वैल्यू में, और 15,000 उनकी कीमत में जो WIP में। करते हैं ऐड। मैंने 30,000 रुपए, देखिए जो यूनिट बेची हैं उनकी कीमत निकालता हूं मैं, अलग अलग जोड़ रहा हूं सबकी। जो यूनिट मैंने बेची हैं उनकी कीमत निकाल रहा हूं, 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2.5 लाख, ये तो कीमत हुई यूनिट सोल्ड की। तो मैं यूनिट सोल्ड की कीमत अब यहां पर लिखता हूं ऐसे, 6,50,000, 65 रुपए पर यूनिट है, 10,000 यूनिट, ठीक है। अब मैं लिखता हूं फिनिश्ड गुड्स की कीमत, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 30, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 30, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 25, 3,25,000 फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है, ठीक है। और 3,25,000 ही WIP की वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिट बिक गई उनकी कीमत 30,000 रुपए से बढ़ा दो, ठीक है। मैंने जो यूनिट बिकी उनकी कीमत 30,000 से बढ़ाई। बताइए क्या इन यूनिट्स की कीमत बढ़ाने से मेरी सेल पर कोई फर्क पड़ेगा या सामान बिक चुका? तो मैं आपको बता दूं सामान पहले ही बिक चुका है 8 लाख में, अब आपने कॉस्ट बढ़ाई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैंने 30,000 की कॉस्ट बढ़ा दी, ओके। फिर मैंने फिनिश्ड गुड्स की कीमत बढ़ाई 15,000, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2 में 15,000 रुपए बढ़ाए हैं, बाई में भी 15,000 रुपए बढ़ जाएंगे, ये 15,000 रुपए यहां पर बढ़ गए, ठीक है। मैंने WIP की कीमत बढ़ाई है 15,000, तो कोई बात नहीं, बाई में भी 15,000 रुपए बढ़ जाएंगे। तो फिनिश्ड गुड्स की कीमत जितनी कॉस्ट बढ़ाई उतनी कीमत बढ़ गई, WIP की भी जितनी कॉस्ट बढ़ाई उतनी कीमत बढ़ गई, लेकिन आपने सेल वाली यूनिट की जो कीमत बढ़ाई उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 6,50,000 का 680 हो गया, लेकिन यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो 8 लाख ही है। आप कस्टमर के ये नहीं कह सकते कस्टमर से कि 30,000 रुपए और दो। अब जरा देखिए इधर साइड का टोटल और इधर का, 8 लाख प्लस 325 प्लस 15,000, 325 प्लस 15,000, ये हो गया 14,80,000, ये हो गया 14,80,000। और जो है 1480 में से माइनस करिए, स्टॉक 3,40,000 माइनस 3,40,000, और ये माइनस होगा 6,80,000, प्रॉफिट हो गया 1,20,000। तो मैं कह सकता हूं आपका प्रॉफिट 30,000 रुपए कम हो गया। कौन से 30,000? जो आपने ट्रांसफर करे हैं यूनिट्स सोल्ड में। यही बात मैंने आपको वहां लिखवाई थी कि यूनिट सोल्ड में जो पैसा ट्रांसफर करोगे उससे करंट ईयर प्रॉफिट कम हो जाएगा, बाकी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है इसका फेक अकाउंट बनाकर एनालिसिस करवाई, एक्चुअल अकाउंट नहीं है। तो अब आपका प्रॉफिट 1,20,000 आएगा के 40,000 एबनॉर्मल रीजन की वजह से आ चुका है, वो भी डिक्रीज होगा, 80,000 का आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। दैट्स ऑल। अभी इसके 1-2 क्वेश्चन देखेंगे हम, अभी इसके 1-2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और देखिए एक बार में समझ में ना आया तो 2 बार देख लो, CD देखने में कुछ जा थोड़ी रहा है, घर पे ही है। तो इसके 2 क्वेश्चन करेंगे हम, एक नॉर्मल और एक एग्जाम का है वो क्वेश्चन। वैसे ओवर अंडर रिकवरी तक का शुरू से लेकर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मशीन आवर रेट है, वो मशीन आवर रेट और ये सब आप अपने आप करिए, इतना सारा हम एक CD में नहीं डाल सकते। और अगर आपको इस CD से कोई हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस CD को और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल जाए, क्योंकि बच्चों को ओवरहेड चैप्टर में बहुत दिक्कत है। मुझे नहीं मालूम, चैप्टर आसान है, एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत है बस इसकी। आई डोंट नो कि लोग एक्सप्लेन करते हैं इसे या नहीं करते, या बच्चों को क्यों दिक्कत होती है। आप ध्यान से इसे समझिए, आपको क्लियर होगा। तो ओवरहेड की CD से अगर आपको कोई भी फ़ायदा होता है उसे आप बढ़ाइए। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की CD भी शायद इसी के साथ मिलेगी या इसी फाइल में होगी, उससे भी अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो उसे भी आप प्लीज़ आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को दीजिए जिन्हें रेफ़र कर सकते हैं। और
जिससे किसी की हेल्प हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को हेल्प हो, इससे फ़ायदा मिले। और कोशिश करिए बाकी सारे चैप्टर भी, जितने भी चैप्टर हैं, कंसेप्चुअली करिए, उसमें दिमाग ये मत लगाइए, क्वेश्चन करने में मत रहिए। कंसेप्ट को समझेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इस सीडी को तोड़ तोड़ के देखिएगा, जैसे 1 घंटा देखी, उसके क्वेश्चन करे, फिर 1 घंटा देखी, एक साथ देखेंगे तो दिमाग पक जाएगा आपका इतना सारा। और कंसेप्ट को समझिए, हर चैप्टर में ऐसे करिए। मान लीजिए मार्जिनल कॉस्टिंग है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फार्मूले मत रटिए, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई जो है आपका बीईपी डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, या कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इक्वल टू पीवी रेशो, ये सब मत रटिए, रटने से कुछ नहीं होगा। उनके लॉजिक्स के अंदर जाइए, आखिर फार्मूला कैसे बना है, क्यों ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, क्यों इंडिफरेंस पॉइंट आ रहा है, क्या की फैक्टर है। कंसेप्ट पे जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन करने से कंसेप्ट नहीं आता। और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज़ से आता है, जब आप कंसेप्ट समझे। तो अपनी स्टडी स्टाइल को कोशिश करिए थोड़ा सा चेंज करिए, और फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ रेफर करिए इसे। 1-2 क्वेश्चन करते हैं अंडर रिकवरी के, फिर आगे बढ़ेंगे। अंडर रिकवरी का एक क्वेश्चन है हमारे पास BQ5। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। XYZ company used a historical cost system and applied overhead on the basis of predetermined rate यानी recovery rate. The following data are available from the records of a company for a year ended. ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 850, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड यानी रिकवर्ड, ठीक है, रिकवर्ड हैं 750। अब बताइए 750 रिकवर हुए, एक्चुअल में 8,50,000 हुए, तो 1 लाख रुपए हो गए अंडर रिकवर। एक्चुअल में खर्चा हुआ 850 और आपने रिकवर करे 750, 1 लाख रिकवर हुए, नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस 240 का है, फिनिश गुड्स स्टॉक 480 का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1680 का है। अप्लाई 3 मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ अंडर रिकवरी, ठीक है। एंड शो द इम्प्लीकेशन ऑफ ईच मेथड ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पर इम्प्लीकेशन भी बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके उठाते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर टू पीएल, सीधे पीएल में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू पीएल। ओके, ट्रांसफर टू पीएल कर दिया। प्रॉफिट पर क्या होगा, 1 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मेथड 1, 1 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हो गया। दूसरा मेथड, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ले जा रहे हो, नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, ये आ गया। थर्ड मेथड, अंडर रिकवरी को एनालिसिस ऑफ रीजन से बांटो, एबनॉर्मल रीजन एंड नॉर्मल रीजन। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो ये मानिए 100% नॉर्मल रीजन, एजम्पशन ले ली जाती है कि सारा का सारा नॉर्मल रीजन से है, ठीक है। अब नॉर्मल रीजन से 1 लाख रुपए बांटने हैं किस पर, फिनिश गुड्स सोल्ड पर 16,80,000 का, ओके 16.80, और ये हो गया 4.80 और ये हो गया 2.40, ठीक है। ये आगे प्रपोर्शन में बांट दीजिए 1 लाख इसी, ये हो गया आई थिंक 7:2:1, 7:1 में हो गया 70,000, 20,000, 10,000 रुपये बट गए। इन दोनों से कोई इम्पैक्ट नहीं प्रॉफिट पर, इससे प्रॉफिट विल डिक्रीज। ये हमारे पास खत्म हो गया। 8 नंबर में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, इतना छोटा ही होता है। ओके, एक क्वेश्चन उठाते हैं बिल्कुल एग्जाम के जैसा, और मेरे को अच्छा लगता है वो, मुझे पसंद है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इन फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ₹5 पर मशीन आर। रिकवरी रेट है 1 घंटे के 5 रुपये। टोटल एक्सपेंस इनकर्ड एंड एक्चुअल मशीन आर फॉर द डिपार्टमेंट 80,000 टोटल एक्सपेंस हैं, मशीन आर्स 10,000 है, ठीक है। ऑफ द अमाउंट ऑफ 80,000, स्टडी मैट का पॉइंट है, ऑफ द अमाउंट ऑफ 80,000 जो 80,000 खर्च हुए हैं, 15,000 बिकम पेबल ड्यू टू एन अवार्ड ऑफ लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट में कोई एम्प्लॉय केस जीत गया, उसकी वजह से हमने 15,000 रुपये दिए हैं। बताइए, अब एक लेबर अवार्ड जीत गया, 15,000 रुपये दिए हैं, ये कोई ओवरहेड का पार्ट थोड़ी है, एबनॉर्मल आइटम है, इसे ओवरहेड में नहीं लिया जाएगा। एबनॉर्मल आइटम में नॉन रिकरिंग आइटम है। कोर्ट में अगर आप कोई केस जीते हो या कोई कंपनसेशन पे की है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आता है। तो इन्होंने कहा कि 15,000 आप इसमें से हटाइए, ये ओवरहेड का पार्ट नहीं है। दूसरा, 5,000 वर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, एक्सपेंसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल के 5,000 रुपए हैं,
बुक्ड इन द करंट मंथ, आप इस महीने इनको बुक कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। पिछले साल का 5,000 रुपये आप पिछले साल करना भूल गए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ी होंगी आपने आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो पिछले साल का खर्चा है 5,000, अब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी होगी, वहां तो ऐड कर नहीं सकते, तो इस साल में डाल दिए। तो भैया ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, पिछले साल के खर्चे हैं, इस साल के खर्चे नहीं है। यहां तक पहले रुक के मैं आपको बात समझाता हूं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपको दो चीजें निकलवाता हूं। सबसे पहली चीज, आंसर 6, कैलकुलेशन ऑफ अंडर रिकवरी। कैलकुलेशन ऑफ अंडर रिकवरी, ये आया है 4 नंबर में पॉइंट। इसी क्वेश्चन का इतना सा पॉइंट 4 नंबर का था। सबसे पहले एक्चुअल ओवरहेड, तो एक्चुअल ओवरहेड दिखने में 80,000 है। ये बोले लेकिन भैया इस 80,000 में जो अमाउंट पे हुई है अंडर लेबर कोड, अमाउंट पेड, लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया था इसलिए आपने पेमेंट की थी। अमाउंट पेड ड्यू टू एन अवार्ड ऑफ लेबर कोर्ट, तो लेबर कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई पैसे दो एक एम्प्लॉय को, हाथ वाथ टूट जाता है तो कंपनसेशन देनी पड़ती है। नॉन रिकरिंग आइटम है और ओवरहेड से रिलेटेड नहीं है। ये कोई फैक्ट्री का रेंट डेप्रिसिएशन थोड़ी है, तो ये बोले यहां पर नहीं आएगा ये। ओके। दूसरा, लेस अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंस, प्रीवियस ईयर एक्सपेंस बुक्ड इन करंट मंथ। बोले भैया पिछले साल के खर्चे हैं, आप इस में बुक कर रहे हो, और कितना खर्चा है ये 5,000। तो बेसिकली आपके सच्चे एक्सपेंस बताइए कितने हैं। तो एडजस्टेड ओवरहेड, कायदे में देखा जाए तो ओवरहेड तो 60,000 ही हुए होंगे। भैया आप सोच के देखिए, टोटल 80,000 का खर्चा हुआ, 15,000 तो लेबर कोर्ट की वजह से देने पड़े, और 5,000 रुपये गलत बुक करे हैं, पिछले साल नहीं करे थे तो इस साल कर दिए, तो कायदे में तो 60,000 हुए ना। अंडर रिकवरी सही निकलनी चाहिए, क्योंकि अंडर रिकवरी का ब्लेम आपके ऊपर आएगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने एस्टिमेशन किया होगा, एक रिकवरी रेट निकाला होगा, तो आपने एक रिकवरी रेट निकाला, उसके बेसिस पर खर्चों को रिकवर किया गया। अब सोचिए, अगर अंडर ओवर रिकवरी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपसे तो कहा जाएगा कि क्या सीए हो आप, आपसे एक ठीक से रिकवरी रेट नहीं निकलता, इतना फर्क आ रहा है। एक्चुअल खर्चे 10 लाख, रिकवर हुए 5 लाख, 5 लाख का नुकसान कौन भरेगा? बात समझ रहे हैं आप? आपसे कहा जाएगा कि एक्चुअल में 10 लाख खर्च हुए, रिकवर सिर्फ 5 लाख हुए, ये डिफरेंस इतना क्यों आ रहा है? तरीके से आपको रिकवरी रेट नहीं निकालना आता। अब तो पूरा साल खत्म हो गया, अब तो सारे कस्टमर चले गए, अब कोई पैसा ही नहीं देगा, हम किससे पैसा वसूल करें? ये सब बातें सुननी पड़ती हैं आपको। तो अंडर ओवर रिकवरी ठीक निकलनी चाहिए। तो आप छूटते कहोगे भाई साहब 80,000 में 15,000 तो लेबर कोर्ट के कहने पे दिए, 5,000 पिछले साल के हैं, 60,000 एक्चुअल ओवरहेड है। ओके। एंड रिकवर्ड ओवरहेड, हमने ओवरहेड रिकवर्ड कितने करे होंगे? देखिए, 1 घंटे के 5 रुपए, मशीन चली है 10,000 घंटे, तो भैया 10,000 घंटे मशीन चली है, हमने 1 घंटे के 5 रुपए लिए, यानी 50,000 रुपए रिकवर करे। बताइए अंडर रिकवरी कितनी आई? तो अंडर रिकवरी आई 10,000। ओके, अंडर रिकवरी 10,000 रुपए। अब अंडर रिकवरी निकाल ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बढ़ के क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 यूनिट, आउट ऑफ विच 30,000 वर सोल्ड। ओके, हमने 40,000 यूनिट बनाई, 30,000 बेच दी, यानी 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में होंगी। 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, फिनिश्ड गुड्स क्यों लिख रहा हूं? प्रोडक्शन हमेशा कंप्लीटेड यूनिट का होता है जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहे। प्रोडक्शन का मतलब बनकर तैयार, ठीक है। ऑन एनालिसिस ऑफ रीजन इट वॉज फाउंड 60% ऑफ अंडर रिकवर्ड ओवरहेड ड्यू टू डिफेक्टेड प्लानिंग।
कह रहे हैं डिफेक्टेड प्लानिंग है आपकी 60% तो इसलिए, एंड रेस्ट वॉज एट्रीब्यूटेबल टू द नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज। ओके, रेस्ट यानी 40%, यानी 40% तो नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज है और 60% हो गया एबनॉर्मल रीजन। ओके, हाउ वुड यू ट्रीट द अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट। ओके, तो अंडर रिकवरी है 40,000 की। सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी। क्लियर है, एनालिसिस ऑफ रीजन क्वेश्चन ने बोल दिया, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी क्वेश्चन ने बोला है, एनालिसिस ऑफ रीजन क्या है, यानी एनालिसिस ऑफ रीजन मेथड है। ओके, पार्ट 1 अंडर रिकवरी ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन is to be transferred to PL। चलो जी, PL में ले जाओ। 10,000 की अंडर रिकवरी है, 60% यानी 6,000 तो PL में गई। ओके, B अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजन्स, normal cost increase, it transfer to value of units sold and value of units in stock। WIP की कोई बात नहीं कही तो ये मान लेंगे नहीं है, ठीक है। 30,000 यूनिट आपने बेच दी हैं और 10,000 यूनिट स्टॉक में हैं, सप्लीमेंट्री रेट। अंडर रिकवरी 40,000 की बची, सॉरी 4,000 की, अंडर रिकवरी 4,000 की बची, यूनिट हैं 40,000, ₹10 पर यूनिट, तो 10 पैसे हर यूनिट पे बढ़ाने हैं। 3,000 रुपये की वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बढ़ाओ, कस्टमर भाग चुका है, कुछ नहीं कर सकते आप, और 1,000 फिनिश्ड गुड्स की। क्वेश्चन ने इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछा तो नहीं बताते। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम का एक क्वेश्चन मैंने डाला है, वो देखते हैं, उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, खत्म करेंगे इस कार्यक्रम को। एग्जाम का एक क्वेश्चन है, साथ में सॉल्यूशन भी है, जनरल एंट्रियां भी डाल दी मैंने इसमें। वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड में सिखाते हैं हम लोग जनरल एंट्रियां, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में सिखाते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड बोलता हूं मैं इसे। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट पर प्री डिटरमाइंड रेट ₹10 पर मशीन आवर। रिकवरी रेट आ गया। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 98-99 इट हैज बीन फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 6 लाख, 6 लाख एक्चुअल खर्चा। It included 45,000 on account of write off obsolete store, तो कुछ राइट ऑफ करें आपने। ओके, 30,000 being wages paid for strike period under an award, कुछ अवार्ड वगैरह दिया है। तो भाई 6 लाख रुपए टोटल दिख रहे हैं, जिसमें से 45 पता नहीं क्या राइट ऑफ किया है और 30,000 पता नहीं किसको अवार्ड वगैरह दिया है। तो एडजस्टेड ओवरहेड 5,25,000 हुए सिर्फ, जो फैक्ट्री का रेंट वगैरह ये सब हुआ। ओके, तो पहले एडजस्टेड ओवरहेड निकालते हैं 5,25,000, ये निकाल लिया इन्होंने। इसके आगे द प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा, फिनिश्ड गुड्स 20,000 यूनिट, WIP 8,000 यूनिट, 50% कंप्लीट। तो बताइए क्या मैं कह सकता हूँ ये 8 नहीं 4,000 यूनिट है? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये 8 नहीं 4,000 यूनिट हुई। ओके, दूसरी चीज, क्वेश्चन कह रहा है फिनिश्ड प्रोडक्शन, आपने फिनिश्ड गुड्स की 20,000 यूनिट बनाई हैं, सेल 18,000 यूनिट बेच दी। बताइए 20,000 यूनिट बनाई, 18,000 बेच दी, क्लोजिंग स्टॉक हुआ 2,000 यूनिट। अब जरा देखिए, मैं कह सकता हूँ 18,000 यूनिट बिक गई, 2,000 यूनिट फिनिश गुड्स के स्टॉक में है और 4,000 यूनिट WIP के स्टॉक में है। इसी रेशो में खर्चा बढ़ जाएगा COGS में या कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल, फिनिश गुड्स के स्टोर में और WIP के वैल्यू में। ठीक है, आगे एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क ड्यूरिंग द पीरियड 48,000, मशीन ने 48,000 घंटे काम किया है।
बताइए कितने खर्चे आप रिकवर कर पाए होंगे 1 घंटे के 10 रुपये। 1 घंटे के 10 रुपये तो आप 4,80,000 रिकवर कर पाए, और एडजस्टेड ओवरहेड कितने थे 5,25,000। तो रिकवर हो पाया 4,80,000, जबकि खर्चा 5,25,000 का था। 45,000 रुपये की अंडर रिकवरी आ गई। सोल्ड है ये, देख लीजिएगा आप। 45,000 की अंडर रिकवरी आ गई। ओके, अब आगे आगे लाइन पढ़ते हैं। आगे लाइन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 of the under recovery of production overhead due to lack of production planning and rest यानी 2/3 was attributable to normal cost increase। ठीक है, तो यहीं पे चार्ट बना देता हूँ। 45,000 की अंडर रिकवरी, 1/3 तो एबनॉर्मल, 15,000 तो यहाँ चले गए, 2/3 नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज यानी 30,000 रुपये। ये किस में बटने हैं, 18,000 यूनिट बिक गई, 2,000 क्लोजिंग स्टॉक में है और 4,000 इक्विवेलेंट WIP में है। इस रेशो में खर्चे को बांट दीजिए। 30,000 डिवाइडेड बाई 24,000 मल्टीप्लाई बाई 18,000। 22,500 तो आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल में। ठीक है, 2,000 पर बटे 2500 फिनिश गुड्स पे वैल्यू में बढ़ा दो, और 5,000 रुपये की वैल्यू WIP की बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो 5,000 रुपये से WIP की वैल्यू बढ़ाई है, 2500 से फिनिश गुड्स की और 22,500 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ओके, जनरल एंट्री आती है, वैसे नॉन इंटीग्रेटेड में सिखाते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएंगे आपको। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी बेसिकली जनरल एंट्री के लिए कहते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए, WIP में 5,000, फिनिश गुड्स में 2500 और 22,500 कॉस्ट ऑफ सेल में गए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जनरल एंट्री देखिएगा इसकी, कॉस्ट रिकॉर्ड या इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड में सिखाई जाती है वैसे। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से वैल्यू बढ़ गई, डेबिट कर दिया, एसेट की वैल्यू डेबिट करके बढ़ा दी। फिनिश्ड गुड्स स्टोर अकाउंट डेबिट 2,500 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट 22,500 रुपये। ठीक है, ये तो आगे ये वाला, प्लस 1/3 हिस्सा कहाँ भेजा है, PL में। कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट 15,000, तो 15,000 भेजे PL में, 1/3, 2/3 इन तीनों में बांट दिए, WIP में, फिनिश गुड्स में, कॉस्ट ऑफ सेल में। 2 ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अंडर रिकवरी किस चीज़ की है, ओवरहेड की, तो अंडर रिकवरी ओवरहेड की है तो उसे बांट दिया, काम खत्म। ठीक है, देखिए मुझे लगा कि ओवरहेड का एक बेसिक कंसेप्ट आपको देना चाहिए, फाइनल में आप लोगों की हेल्प करेगा, या IPCC में भी हेल्प करेगा। आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, सबको टाटा बाय बाय। बिना स्ट्रेस के पढ़िए, स्ट्रेस मत लीजिएगा, यही मैं सबको कहता हूँ, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्ट्रेस मत लीजिए। सब बच्चे ना, मैंने देखा है बड़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, बैग लाद के भी CPT करके आए हैं, टेंशन लेके घूमते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रिश्तेदार ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सब इग्नोर करिए, मस्त रहिए, एक लाइफ मिली है, खुश रहिए, खुश रहेंगे, ओबियस रिजल्ट बढ़िया आएगा। ट्रस्ट रखिए अपने पेरेंट्स के ऊपर, उनकी ब्लेसिंग के ऊपर भरोसा रखिए, और पेरेंट्स ने एक आप लोगों के लिए ड्रीम देखा है, अपने लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए, उसे पूरा करिए। तो जो ड्रीम आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, वो सोचे बैठे हैं कि हमारा बच्चा CA बनेगा, उसके लिए मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए। एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, किसी के मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेशन में क्या होता है, आपको आज मोटिवेट किया, अभी तो आप कूद रहे हैं, हे हा हा, आज CA आज ही कर देंगे, शाम तक आप लोग ठंडे हो जाते हैं। तो किसी के मोटिवेशन से मोटिवेट मत होइए, सेल्फ मोटिवेशन बनाइए कि हाँ हमें करना है, अपने सोल में इनर सोल आपका कहे हाँ मुझे करना है, तो जो आप मेहनत करेंगे उससे बेहतर कुछ नहीं है, और वो परमानेंट आपको हमेशा मोटिवेशन देता रहेगा, इनर सोल से बेटर कुछ नहीं है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।
Hello everyone, it's me Kiran Busal. I am basically from Nepal and currently residing in Lakshminagar, Lalita Park, New Delhi. And Lakshminagar, the name sounds and suggests CA student, and yes, I am a CA student. And in CA profession and while studying CA, two things really matters. First is your guts to join CA, and second thing is the teachers from which you are taking classes. And there is a myth like Cost FM is really a tough subject, but I didn't found it tough subject. In Cost FM, hard work doesn't matter much, smart work matters a lot. And I learned this from CA Namit Arora. He is a genuine personality in field of Cost FM. His way of teaching, practical approach, his friendliness with the students, his open-mindedness, his way of making students comfortable towards him really matters. And it really mattered in my case. Due to his approach of teaching, I got 91 marks in Cost FM and I got 40th rank all over India. And it worked in case of mine, and I hope it will work in case of yours as well. So I suggest you to take classes from CA Namit Arora of Cost FM, because it will not only make Cost FM easier for you, it will make IPCC easier for you. So and at last I would like to suggest you that in CA, smart work always counts much more than the hard work. So do hard work in a smart way. Thank you. Hi everyone, this is Kishore here. I am pursuing my CA from Delhi and I have secured All India 10th rank in CPT. And I chose Namit sir for my coaching of Cost FM, because right away after the CPT exam, when I consulted with my seniors, they told me that you would not get so much of time to study yourself and get in the matter, and so I thought that would be not a good choice. So I searched for a teacher who can teach properly and make you understand right in the class, and that is what you need in a CA, in a rushing and running way. And when I chose Namit sir and started my classes, I felt very easy and comfortable with him, because he is very friendly nature. And what I get out of from him is he not only teaches Cost FM but also guides you along the path of CA, what you have to do right in this phase and what you will do after your exam, or how you prepare for the exam. And the most strong thing is he is very friendly, and it doesn't make you feel that you are a student or something. That he makes you feel that you are here to learn, and he really helps. And what I suggest now is just think about it and consider Namit sir, because if you want your IPCC effective and qualitative and make you want to study in a healthy way, then better choose Namit sir. And so believe me, you would not regret your decision, and the best out of you will come. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी नमित अरोरा। दोस्तों, एक चैप्टर है आईपीसीसी में और सीए फाइनल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आईपीसीसी में 8 नंबर का आता है, सीए फाइनल में 16 नंबर का आता है। इस चैप्टर के अंदर बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एक क्लास डिज़ाइन की है पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। इस क्लास के थोड़े से फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा पहले समझाऊँगा, उसके बाद में उस चीज़ को लिखवाऊँगा, उसके बाद में उसके ऊपर एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस क्वेश्चंस के लिए आपको एक बुकलेट दी जाएगी, वो सीडी बुकलेट के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है, सभी के पास होगी आपके पास। उस बुक से फिर क्वेश्चन होंगे। आप क्या करेंगे, इन चारों स्टेप्स को 1 बाय 1 करेंगे। पहले समझना, लिखना, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल समझना, फिर न्यूमेरिकल करना। तोड़ तोड़ के करिएगा। सिर्फ 10-12 क्वेश्चन है बुकलेट में, और हमने कोशिश की है कि जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है वो सब उसके अंदर कंपाइल कर दें और बच्चे को दिक्कत ना हो। बेसिकली आसान तरीके से समझाया बहुत, इसे एंजॉय करिएगा, आराम से देखिएगा। मेरे पास 3 स्क्रीन है, एक कैमरा है जिसमें आप मेरे को देखेंगे, मैं बात करूँगा। दूसरी स्क्रीन है जब मैं लिखवाऊँगा। तीसरी स्क्रीन है मेरे पास जब मैं लिखवा भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। तो अभी मैं आपको लिखवाने वाली स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लियर आपको दिख जाए। देखिएगा, 15 मिनट तक आपको पेशेंस रखनी होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसकी बात चल रही है,
कवरेज क्या है इसकी, कवरेज बता देता हूँ। 8 मार्क्स इसके आईपीसीसी में आपके कवर होते हैं और 16 मार्क्स की कंपलसरी आएगी आपकी फाइनल में। आईपीसीसी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए फाइनल में दिक्कत आती है। तो आईपीसीसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाइनल में ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आखिर ये चीज़ है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी लिखवा रहा हूँ, सिर्फ समझाऊंगा सारी चीज़ें। इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग which is used by the management कौन सा मैनेजमेंट? टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ये सब होते हैं टॉप लेवल पर। फॉर द पर्पज ऑफ control through variance analysis। ठीक है, आखिर ये सब चल क्या रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर? बताता हूँ आपको। जो भी लिखने का पार्ट है आप पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें टाइम ख़राब नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग के टाइम पे। वैसे टाइम दे देता हूँ। देखें होगा क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे बिजनेस के जो खर्चे हैं हम उस पर कंट्रोल कर पाएँ। यार लेकिन ये कंट्रोल कैसे होगा, हम किस तरीके से कंट्रोलिंग कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कंट्रोलिंग का तरीका। ये देखिए, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक मोबाइल मैंने बनाया या एक यूनिट बनाई किसी भी चीज़ की, वो 10,000 रुपये की बनी है। बताइए महंगी बनी है या सस्ती बनी है? सोच समझ के जवाब दीजिए। मैंने एक मोबाइल बनाया 10,000 रुपये का, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो 10,000 रुपये है। अब आप ये बताइए महंगी बनी है या सस्ती बनी है? अगर महंगी बनी है तो कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। क्यों महंगी बनी है? महंगी बनने के भी कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, वो देखेंगे। अगर सस्ती बनी है तो सस्ती क्यों बनी है, और आगे भी हम सस्ती ही बनाना चाहेंगे। देखिए होगा क्या, आपके सामने जो एक्चुअल खर्चा आया 10,000 रुपये आया मोबाइल बनाने का, हम कैसे बता पाएँ कि आखिर ये यूनिट सस्ती है या फिर ये यूनिट महंगी है? बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये। इसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई होगी। आपको पहले क्या होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये बनना कितने का था। मान लो यही एक यूनिट लास्ट ईयर हमने 9,000 रुपये की बनाई है और कोई इन्फ्लेशन नहीं है इस साल, तो बताइए काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मैं कह सकता हूं कि मेरे खर्चों में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस? 1,000 का डिफरेंस। ये मेरे फ़ायदे में है या मेरे लिए नुकसान वाली बात है? तो मैं आपको बता दूं, जो चीज़ 9,000 रुपये की लास्ट ईयर बनाई थी आपने इस साल 10,000 की बनाई है, तो 1,000 रुपये का आपका नुकसान हुआ है और ये आपके फेवर में नहीं है। तो इसे बोलते हैं एडवर्स, कि भैया ये हमारे फेवर में नहीं है, 1,000 का इस साल नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास अगर मैं फिर से बात कहूँ, अगर कोई आपसे कहता है कभी भी कि बताओ मैंने एक यूनिट बनाई 15,000 की, तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? तो आप उससे पहले कहेंगे कि मेरे भाई पहले आप ये बता दो कि आखिर ये यूनिट बननी कितने रुपए की चाहिए थी। अगर मान लो ये 14,000 की बननी चाहिए थी तो बुरा काम किया, और अगर ये 16,000 की बननी चाहिए थी तो अच्छा काम किया। 16,000 की बननी थी, 15 में बना दी, वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हो आप। ये कितने में बननी चाहिए थी, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये एक रिव्यू है। वापस आ रहा हूँ। देखिए बिजनेस में होगा क्या, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप, कोई भी बिजनेस, स्टेप 1, कोई भी बिजनेस क्या करता है, सबसे पहले करता है एस्टिमेशन कि आखिर हम फ्यूचर में क्या करेंगे। इस एस्टिमेशन को आप बजट भी बोल सकते हो कि कोई भी बिजनेस बजट बनाता है। ओके, ये एस्टिमेशन किया मैंने, बजट बनाया।
उसने बजट बना लिया। क्या आप बता सकते हैं ये बजट कब बनता है? यस, बता सकते हैं। ये बनता है एट द बिगिनिंग ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। कोई भी पीरियड हो सकता है, 1 साल, 2 महीने, 4 महीने, कुछ भी पीरियड हो सकता है। तो ये स्टार्टिंग में बनाया जाता है। हमने बजट बना लिया कि भैया हम इस साल इतना इतना काम करेंगे। मैंने बजट बना लिया जी, इस साल ना मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा, इतने रुपए लगेंगे, इतना खर्चा होगा। सारा बजट बना के बैठ गया, इतनी सेल होगी, पूरा प्रॉपर बजट बना लिया, दिमाग सेट कर लिया अपना, हाँ ये काम हम करेंगे। अब उन टारगेट्स को अचीव करना है जो हमने बजट बनाया था। ओके, अचीव करना चालू करते हैं जी। स्टेप 2, इसके बाद में होगी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हो गई जी। इम्प्लीमेंटेशन को आप कह सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एक्चुअल सेल, कि कितनी सेल हुई जो भी बजट बनाया था उसके कंपैरेटिवली। ओके, ये काम कब होता है? ये काम होता है ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक पीरियड। जिस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने बजट बनाया था उसी पीरियड में ये काम होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम रोज पढ़ने का बजट बनाते हैं कि हम 4 पेज पढ़ेंगे कल, और एक्चुअल में पढ़ते कितने हैं आप सभी को पता है। कितने पढ़ते हैं आप लोग? लास्ट में रिव्यू होता है। स्टेप 3, स्टेप 3 है हमारे पास रिव्यू। अब हम रिव्यू करेंगे या इवैल्यूएशन करेंगे कि भैया काम ठीक हुआ या गलत हुआ। ओके, ये कब किया जाता है? ये रिव्यू किया जाता है या तो दी एंड होने पर, काम होने पर, आइदर एट दी एंड ऑफ द पीरियड और ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो 3 स्टेप है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप है बजट बनाइए, दूसरा स्टेप है उस बजट को इम्प्लीमेंट करिए, एक्चुअल में वो काम करिए जो आपने सोचा है, और फिर रिव्यू करिए कि आपने अच्छा काम किया या नहीं। जैसे कि ये लिखवा कर अभी मैं कटवा दूंगा। आपने सोचा 10,000 यूनिट बनाएंगे, 10 रुपये की 1 लाख रुपए की बनेगी। ओके, एक्चुअल में आपने 10,000 यूनिट बनाई, 11 रुपये की 1 बनी। बताइए कितना खर्चा हो गया? 1,10,000। अब उसके बाद में आप रिव्यू करोगे कि भाई ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बताइए काम अच्छा हुआ या बुरा? बिल्कुल सिंपल है, 1 लाख रुपए वाला काम 1,10,000 में हुआ है, तो यानी काम खराब हुआ है, 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक है, इस रिव्यू को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो रिव्यू है हमारा, यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ओके, तो ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आता हूं मैं आपके पास, देखिएगा। आपने आज बजट बनाया कि आज मैं घर पे जाऊंगा, 20 पेज पढ़ के छोड़ूंगा, 20 पेज कंप्लीट करूंगा। बजट बना लिया, मन में पूरा कॉन्फिडेंस है, आज तो ये काम करना है जी, कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती हमें। पहुंचे, घर पहुंचे, पहुंचे पहुंचे पहुंचे, अब घर पे पढ़ना स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, 1 घंटे में 1 पेज पढ़ा आपने। 1 घंटे में 1 पेज पढ़ा। बताइए क्या 20 पेज पढ़ पाएंगे आज या नहीं? नहीं पढ़ पाओगे, 20 घंटे थोड़ी पढ़ लोगे। ठीक है, तो एक बच्चा होता है जो जैसे ही पहला पेज पढ़ा ना तभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर देता है, कहता है ओ तेरी, मैंने तो 1 ही पेज पढ़ा 1 घंटे में, मैं गलत काम कर रहा हूँ, 20 पेज नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, एक बच्चा होता है पहले 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली उसने, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे, जितनी पढ़ाई करनी है। 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसने देखा अरे आज मैं 10 पेज पढ़ पाया, तो वो कहता है यार मैंने सोचे तो 20 थे लेकिन पढ़े मैंने 10 हैं, तो 10 पेज मैंने कम पढ़े हैं। जब आप अपने आप को रिव्यू करते हो, वही है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। रिव्यू करने पर आप निकालते हो डिफरेंस कि आखिर आपने काम अच्छा करा या बुरा करा। सोचिए 20 पेज पढ़ने थे, 10 पेज पढ़े हैं, काम अच्छा या बुरा? सीधी बात है, काम आपने बुरा किया है, 20 पेज की जगह 10 पेज कम पढ़े हैं। अच्छा 20 की जगह 30 पेज पढ़ने, तो ऐसा तो आज तक हुआ नहीं सर, ऐसा तो कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, होगा। एग्ज़ाम से जस्ट 15 दिन पहले पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा।
तो अब हमने देखा 20 पेज पढ़ने थे, 10 पढ़े हैं, रिव्यू करा, एनालिसिस करा, ये तो हमने गलत कर दिया। अब यहीं रुकेंगे नहीं, अब रीजन ढूंढेंगे, आखिर ऐसा हुआ क्यों। कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है तबीयत खराब हो गई, हो सकता है दिमाग कहीं और है, दिमाग यहाँ ना होकर पड़ोस में या कहीं भी हो सकता है, दिमाग चला जाता है कहीं पर, समझ सकता हूँ मैं। तो फिर रीजन निकालेंगे कि आखिर रीजन क्या था। रीजन निकालने के बाद में फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। यार अब ना, आज तो मैंने उसके बारे में सोचा है 4 घंटे, कल नहीं सोचूंगा, कल मैं अपना दिमाग बुक पे ही रखूंगा। आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से? पहले हम एक बजट बनाएंगे, फिर हम एक्चुअल देखेंगे, एक्चुअल और बजट के बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस का रीजन निकालेंगे। डिफरेंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, फिर उसके ऊपर कंट्रोलिंग करेंगे। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ओवरऑल व्यू है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सोचेंगे, वो सिखाता हूँ। बहुत आराम से करिएगा, मस्त टॉपिक है ये और आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो आखिर हम ये समझें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और कॉस्टिंग अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट या नॉर्मल कॉस्ट, आखिर ये होती क्या है, देखिएगा। विच शुड बी incurred for actual production। ठीक है, अभी पल्ले नहीं पड़ेगी आखिर ये चीज़ क्या है, थोड़ी देर में पल्ले पड़ेगी, पल्ले जरूर पड़ेगी, होले होले आएगा सब समझ में। एक्चुअल कॉस्ट ये क्या होती है? विच हैज बीन इनकर्ड, हैज इनकर्ड होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, अब लिख दिया मैंने। विच हैज बीन इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर रुकता हूं मैं। इन दोनों का मतलब अभी नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों का मतलब अभी नहीं समझेंगे, ये लिखकर छोड़ देंगे। इन दोनों का मतलब नहीं समझना, एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, उसके बाद आने वाला हूं 5 से 7 मिनट के अंदर, अभी फिर इसको समझेंगे। देखिएगा, एक चीज है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ओके, लेकिन सर हमें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट आपने कहा है कि अभी समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, इज नोन एज वेरिएंस। इस वेरिएंस का ही सारा गेम है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी वेरिएंस पे खड़ी हुई है। मैं वेरिएंस आपको बता रहा हूं कॉस्ट के रेस्पेक्ट में, वेरिएंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट सिचुएशन। बहुत ध्यान से आप लोग अब मेरे को जवाब देंगे, जबकि आप कुछ जानते नहीं हैं, तब भी आप जवाब दे सकते हैं। सोच के देखिए, मेरी एक्चुअल कॉस्ट, मेरा जो एक्चुअल खर्चा है, जो खर्चा हुआ है, वो नॉर्मल खर्चे से या स्टैंडर्ड खर्चे से ज़्यादा है, यानी जितना खर्चा होना चाहिए था उससे ज़्यादा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कितना खर्चा होना चाहिए था, वर्ड बोल रहा हूँ, कितना खर्चा होना चाहिए था। एक्चुअल का मतलब कितना खर्चा हुआ है, दोनों में फ़र्क है। स्टैंडर्ड जेन्युइन बात कहता है कि ऐसा होना चाहिए, और एक्चुअल बताता है एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, उलझना नहीं है, अभी उलझना नहीं है। ठीक है, एक्चुअल वाला खर्चा स्टैंडर्ड वाले खर्चे से ज़्यादा हुआ है, तो बताइए सिचुएशन कैसी हुई? अरे ये तो बुरी सिचुएशन हुई, खर्चा ज़्यादा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एडवर्स वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है डिफरेंस, तो डिफरेंस बुरा है। मान लीजिए एक्चुअल में खर्चा हुआ 5 लाख रुपए और होना चाहिए था 4 लाख रुपए, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं
1,00,000 रुपए का आपका एडवर्स वेरिएंस है, इसे 1,00,000 ए बोलते हैं, वेरिएंस 1,00,000 ए, यानी 1,00,000 रुपए आपका नुकसान हो गया। नुकसान कैसे? 4,00,000 की जगह 5,00,000 का खर्चा हो गया, कोई बात नहीं। दूसरी सिचुएशन, एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। आपका खर्चा होना था 4,00,000, लेकिन एक्चुअल में हुआ है 3,50,000। अब बताइए, 4,00,000 की जगह 3,50,000 खर्च हुए, अरे बहुत अच्छी बात है, तो गुड, एप्रिशिएबल है। इसे बोलते हैं फेवरेबल, आपके फेवर में है, फेवरेबल वेरिएंस। ओके, कितने रुपए का फेवरेबल वेरिएंस है? 50,000 रुपए का, आपका फायदा हो गया, वेरी गुड। थर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी उतना ही खर्चा हुआ है जितना खर्चा होना चाहिए था। 4,00,000 रुपए खर्च हुए हैं, 4,00,000 ही खर्च होने थे। अरे वेरी गुड, ये कैसा है? न्यूट्रल, इनडिफरेंस, जीरो वेरिएंस, कोई वेरिएंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों कॉस्ट के अंदर। ओके, ये सिचुएशन न्यूट्रल होती है। मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, जरा इस सिचुएशन को देखिए ध्यान से जो लिखवाइए। अब बताइए, एक्चुअल खर्चा स्टैंडर्ड खर्चे से ज्यादा हुआ है, क्या यहां बिजनेस पर कंट्रोल की जरूरत है या नहीं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि यहां पर कंट्रोल की जरूरत है या नहीं है। ओवियस है, 1,00,000 रुपए फालतू खर्च हो रहे हैं। पता लगाओ क्यों खर्च हुए, रीजन बिहाइंड द इनकरेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ 1,00,000 यू हैव टू फाइंड आउट। आपको निकालना ही पड़ेगा। बिजनेस चला रहे हो, यहां तो मैंने लैक्स लिखे हैं, ये करोड़ भी तो हो सकते हैं। आपका तो सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी। तो आपको रीजन ढूंढना होगा कि भैया ये 1,00,000 रुपए क्यों फालतू खर्च हुए। सिचुएशन 2, 4,00,000 की जगह 3.5 रुपए खर्च हुए, एप्रिशिएबल सिचुएशन है, एप्रिशिएट करिए इसे और ढूंढिए, इसका भी रीजन ढूंढिए कि आखिर 50,000 रुपए क्यों कम खर्च हुए। कोशिश करिए इन फ्यूचर हमारा पैसा ऐसे ही कम खर्च हो। और तीसरी सिचुएशन, 1 बराबर है तो कोई कुछ स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, यानी 3। खर्चा ज़्यादा हुआ, कंट्रोल करिए, रीजन ढूंढिए। खर्चा कम हुआ, रीजन ढूंढिए, एप्रिशिएट करिए, इसी चीज़ को आगे फर्दर अप्लाई करिए बिजनेस में, जिससे हर साल फ़ायदा हो। ओके, और तीसरी, इक्वल है कॉस्ट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सच्ची मुच्ची कितना रुपया खर्च हुआ। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कितना रुपया खर्च होना चाहिए था। तो कितने रुपए लगने थे, कितने लगे, यही सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। ठीक है, मान लीजिए मैं मोबाइल बनाने की कंपनी है मेरी, मैं सोच रहा हूँ मोबाइल बनाना है जी। ओके, ये मोबाइल मुझे बनाना है, ये मोबाइल मैंने सोचा 20,000 रुपये में बन जाएगा। ठीक है, तो ये मोबाइल 20,000 में बन जाएगा, तो इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 20,000। क्या एक्चुअल में जब कंपनी बनाएगी तो 20 का ही बनेगा? 20 से ज़्यादा का भी बन सकता है, कम का भी, वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। देखेंगे एक एक करके। 15 मिनट पूरे होने वाले हैं बस थोड़ी देर में। मैंने कहा था 15 मिनट तक की बोरिंग है, उसके बाद फिर बातें बदल जाएंगी। जो आपके पास वेरिएंस हैं, जो आपके पास वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये 2 तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर 2 से 4 नंबर में, थ्योरी में आता रहता है ये वाला। टाइप्स ऑफ वेरिएंस 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कंट्रोलेबल, आप इसके ऊपर कंट्रोलिंग कर सकते हो। ऐसा कैसा? जैसे लाइक हाई रेट ऑफ लॉस। वैसे हमारा लॉस होता है 10%, इस बार 15% हो गया। बताइए
जनरली 10% लॉस होता है, बट इस बार 15% लॉस हुआ है। मुझे बताइए क्या इन फ्यूचर ये चीज कंट्रोल की जा सकती है या नहीं। वैसे 10% होता है, इस बार 15, कोई बात नहीं, ध्यान दो, तरीके से काम करो। लॉस ज्यादा होगा तो हमारा नुकसान होता है, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टेक करेक्टिव एक्शंस, take corrective actions to avoid adverse variances। ठीक है, ओके, यहां तक। दूसरा है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल क्या होते हैं? लाइक ऐसा जो आपके वश में नहीं है, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन आ गई, स्ट्राइक हो गई, एटसेट्रा। ये हमारे बस के बाहर है, इस पर हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। कैन नॉट अवॉइड एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, अब मैं आप लोगों से जो कहने वाला हूं सुनिएगा। स्कूटर 50 किलोमीटर चलता है, 100 रुपये लीटर तेल है। बताइए मेरा स्कूटर कितना एवरेज दे रहा है? 100 रुपये का तेल है, 50 किलोमीटर चलता है। क्या मैं कह सकता हूं 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपये है? 50 किलोमीटर मेरा स्कूटर चलता है 100 रुपये में, तो 1 किलोमीटर का खर्चा 2 रुपये, ठीक है। अब मेरे स्कूटर की मैंने सर्विस नहीं करवाई बड़े दिनों से, बहुत दिन हो गए, बस घसीटे जा रहा हूँ, उसे लपेटे जा रहा हूँ, सर्विस नहीं करवा रहा। आप लोग बताइए, सर्विस नहीं करवाऊंगा, माइलेज कम होगा, एवरेज गिर जाएगा। एवरेज गिर गया इसका। अब देखिए एवरेज गिरने से क्या हुआ। एवरेज गिरने से 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 40 किलोमीटर चला। ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है। यानी 100 रुपये में 40 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर का खर्चा बताइए 2.5 रुपये हो गया। 1 किलोमीटर का खर्चा 2.5 रुपये। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं इस डिफरेंस को, ये जो मेरा नुकसान हुआ है 50 पैसे हर किलोमीटर का नुकसान हो रहा है आपका, क्या मैं इस डिफरेंस को, इस वेरिएंस को ठीक कर सकता हूं या नहीं? एडवर्स वेरिएंस है 50 पैसे पर किलोमीटर, एडवर्स, मेरा नुकसान हो रहा है। 2 रुपये खर्च होने चाहिए थे स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल में खर्च हुए 2.5 रुपये। एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएंस 50 पैसे का डिफरेंस है, मेरे फेवर में नहीं है, मेरे अगेंस्ट है। इस 50 पैसे के नुकसान को क्या मैं ठीक कर सकता हूँ स्कूटर की मेंटेनेंस करवा कर? रिपेयर मेंटेनेंस करवाऊँ, माइलेज ठीक करवाऊँ? यस, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं तो यह है कंट्रोलेबल वेरिएंस। दूसरी सिचुएशन, इसी में दूसरी सिचुएशन लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा किस तरीके से। दूसरी सिचुएशन अब हमारे पास है ये 50 रुपये में, सॉरी 100 रुपये में 50 किलोमीटर चल रहा है। इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन आ गई, तेल का रेट हो गया 120 रुपये। स्कूटर बिल्कुल सही चल रहा है, 50 किलोमीटर ही चला है, 2 रुपये पर किलोमीटर पे चलना था। अब बताइए 120 डिवाइडेड बाई 50, 2 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है। मुझे बताइए क्या मैं अब इस डिफरेंस को, 40 पैसे का डिफरेंस है, एडवर्स वेरिएंस, मुझे बताइए 2 रुपये की जगह 2 रुपये 40 पैसे खर्च हो रहे हैं। 2 रुपये लगने चाहिए पर किलोमीटर, लेकिन 2 रुपये 40 पैसे लग रहे हैं। 40 पैसे का जो डिफरेंस है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, ओके। आ जाते हैं वापस। एडवर्स वेरिएंस, वी कैन नॉट अवॉइड एडवर्स वेरिएंस, या नुकसान नहीं बचा सकते, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, अब बहुत आराम से देखिएगा, शांति से समझिएगा, सब समझ में आएगा। सिचुएशन लिख रहा हूं, केस 1,
रेड पेन कम दिखता है, ब्लू यूज कर लेता हूँ। केस 1, बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन आर सेम। दो तरीके की सिचुएशन मिलेंगी आपको पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये पहली सिचुएशन है, बहुत कम मिलती है ये। बच्चा इसकी वजह से बड़ा दुखी है। बड़ा बच्चा पूछता है कि सर बजटेड कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या फ़र्क है। आज समझ में आएगा आपको कि बजट में और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन इक्वल्स टू 100 यूनिट। मैंने अपने मन में सोचा, ये भाव है मेरे मन में कि भैया 100 यूनिट बनाऊंगा। अरे बड़े अच्छे विचार हैं भैया आपके मन में। तो बजटेड कॉस्ट, मैंने सोचा खर्चा कितना आएगा जी। ये सारी की सारी कॉस्ट मैं मान लेता हूँ वेरिएबल है, 100% वेरिएबल। ओके, बजटेड कॉस्ट आएगी आपकी 10,000 रुपये। ओके, 100 यूनिट बनाऊंगा, 10,000 रुपये आएगी। पर यूनिट नहीं है ये, पूरी 100 यूनिट की है। ठीक है, 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट। ओके, एंड एक्चुअल कॉस्ट 11,000 रुपीज। ओके, ये मेरे सामने सिचुएशन है। कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, मुझे कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है। सॉल्यूशन, डिफरेंस किस किस के बीच में निकालते थे? वेरिएंस का मतलब था डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो मैं आपको बताता हूं, जाकर पढ़िए स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन। पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट के आगे, विच शुड बी इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अच्छा, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो खर्च होनी चाहिए, पहले एक्चुअल प्रोडक्शन बताओ मेरे भाई कितना है। तो जी एक्चुअल प्रोडक्शन आपके पास है, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट। ओके, 100 यूनिट है एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको दो पार्ट में मैंने फर्दर क्लासीफाई कर दिया। मैं इसको दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। एक तरफ लिख रहा हूं एक्चुअल कॉस्ट और दूसरी तरफ लिख रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, 100 यूनिट के लिए एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी? 11,000। अच्छा, 100 यूनिट के लिए 11,000 रुपये खर्च हुए, ये एक्चुअल कॉस्ट है। 100 यूनिट के लिए कितने रुपए लगने चाहिए थे? बजट देखिए, बजट देखिए, बजट में क्या लिखा हुआ है? बजट में लिखा हुआ है 100 यूनिट बनाने के लिए 10,000 रुपये लगने चाहिए थे। अच्छा, यानी 10,000 हुई स्टैंडर्ड कॉस्ट। वेरिएंस बताइए, वेरिएंस आ गया जी 1,000 एडवर्स। 1,000 रुपये का एडवर्स वेरिएंस है, मेरा नुकसान है। ए से दिखाते हैं एडवर्स को। लेकिन सर आपने तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह बजटेड कॉस्ट लिखी है। क्या बजटेड कॉस्ट ही स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, या स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट एक ही चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्लियर करेगा कि डिफरेंस क्या है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं। ये थी केस 1, केस 2 पे ले जा रहा हूं। इसी सेम एग्जाम्पल को यहां पर अगले पेज पे ले जाता हूं। केस 2, सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूं फिर से। और जब देखिए केस क्या लिख रहा हूं। अब केस लिख रहा हूं मैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा आखिर चल क्या रहा है। ये बहुत सिंपल है, अगर एक बार समझ में आ गया तो पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लियर। बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन आर डिफरेंट। ओके, ये है क्या सर, कर क्या रहे हो? ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, पड़ेगा बेटे, बस थोड़ी ही देर और जा रही है,
सब कुछ क्लियर होना चालू हो जाएगा। बजटेड प्रोडक्शन है 100 यूनिट, बजटेड कॉस्ट 100% वेरिएबल मानकर चल रहा हूं इसको, 10,000। एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल्स टू 1000 यूनिट्स, एक्चुअल कॉस्ट 1,10,000। कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। अब सब कुछ कंपाइल होने चालू हो रहा है, धीरे धीरे कंपाइल होगा, देखिए समय लगेगा, आराम आराम से समझिएगा। अब देखिए बता रहा हूं आपको, इस सिचुएशन में करवाता हूं पहले आंसर, उसके बाद में आपको डिफरेंस पता चलेगा। पहले एक्चुअल प्रोडक्शन लिखिए, हमारा जो टारगेट है वो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं एक्चुअल कॉस्ट और यहां लिख रहा हूं मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखिएगा, एक्चुअल कॉस्ट तो आपको मालूम है 1,10,000 रुपये, ठीक है। अब मैं यहीं पर रुक जाता हूं, इस एग्जाम्पल को यहीं छोड़ रहा हूं और वापस जा रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन पर, फिर पहले एग्जाम्पल पे वापस जाऊंगा। चलिए जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन पर आ गया। आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट रेफर्स टू दैट कॉस्ट विच शुड बी इनकर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। मैं अब आपके पास आ रहा हूं, देखिएगा, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन आपने किया है उसके लिए होना चाहिए। ये बड़ा कंफ्यूज करता है। अब इसको अलग तरीके से बोलता हूं। पहला क्वेश्चन, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, ओके, दिमाग में पहला क्वेश्चन लाएंगे कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है। 100 यूनिट बनाई, 10,000 बनाई, 50,000 बनाई, ठीक है। फिर सोचेंगे इस प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, दैट्स इट, स्टैंडर्ड कॉस्ट खत्म। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो ऐसे आएगा आपको, देखिएगा। पहला टारगेट एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ, दूसरा टारगेट इस प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आ रहा हूं, आ जाता हूं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने बजट बनाया कि 100 यूनिट बनाऊंगा और 100 यूनिट का खर्चा होगा 10,000, ओके। मैंने बजट बनाया 100 यूनिट बनाऊंगा, 100 यूनिट का खर्चा 10,000 रुपये होगा, यहीं तक रुकते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई, देखिएगा, एक्चुअल में भी 100 यूनिट बनाई। अब मुझे बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब हमारा टारगेट बजटेड प्रोडक्शन नहीं है, ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है एक्चुअल प्रोडक्शन। हमने 100 यूनिट बनाई हैं, 100 यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा होना चाहिए मेरे भाई, दिया हुआ है 100 यूनिट बनाने के लिए 10,000 खर्च होने चाहिए। बनाई भी 100 यूनिट हैं तो 10,000 तो खर्च होंगे, बिल्कुल सिंपल। 100 यूनिट के लिए 10,000 रुपये खर्च होने चाहिए, यहां लिख रहा हूं 100 यूनिट्स के लिए 10,000 रुपये खर्च होने चाहिए, 10,000 का एक्सपेंस होना चाहिए, खर्च होने चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब 100 यूनिट्स के लिए एक्चुअल में कितना
खर्च हुआ। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे पहला टारगेट एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन है 100 यूनिट। 100 यूनिट के लिए कितना खर्च हुआ? 11,000। 100 यूनिट के लिए कितने खर्च होने चाहिए? 10,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट 10,000, एक्चुअल 11, 1,000 का वेरिएंस आ गया। अब मुझे बताइए, क्या बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक ही चीज होती है? यस। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन सेम होगा, अगर एक्चुअल में भी 100 यूनिट बनाई हैं और बननी भी 100 ही यूनिट थी, तो बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम हो जाएगी। अभी इस चीज को लिखवाऊंगा, लेकिन अगले उस पर आते हैं एग्जाम्पल पर। अब पढ़ते हैं। हमने बजटेड प्रोडक्शन है 100 यूनिट, 10,000 रुपये खर्च होने थे। एक्चुअल में 1,000 यूनिट बना दी और एक्चुअल कॉस्ट है 1,10,000। मेरा टारगेट क्या है? क्या बजटेड प्रोडक्शन मेरा टारगेट है? नो, मेरा टारगेट बजटेड प्रोडक्शन नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन है। सोचकर बताइए, देखकर बताइए, एक्चुअल प्रोडक्शन 1,000 यूनिट और एक्चुअल खर्चा 1,10,000। एक्चुअल कॉस्ट तो मुझे पता चल गई। अब बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब 1,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्च होना चाहिए। कितना खर्च होना चाहिए। ओके, तो बताइए, अगर 100 यूनिट के लिए 10,000 खर्च होते हैं, बहुत सिंपल, अगर 10,000 रुपये खर्च होते हैं 100 यूनिट्स के लिए, तो 1,000 यूनिट्स के लिए बताइए कितने खर्च होने चाहिए। तो 1,000 यूनिट के लिए 1,00,000 रुपये खर्च होने चाहिए। ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब वो सिंपल है, 1,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्च हुआ। 1,000 यूनिट्स के लिए कितना खर्च हुआ। अब आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट क्लियर हो गई होगी। वेरिएंस बताइए, डिफरेंस। यस, 10,000 का वेरिएंस है। कैसा है? एडवर्स। ये है वेरिएंस, 10,000 रुपये फालतू खर्च हुए। अब यहां तक आप लोग 1 मिनट के लिए पीछे जाकर सारा पॉज कर दीजिएगा। मेरे को, मुझे पॉज कर दीजिए। अब पीछे जाकर यहां तक का सब कुछ पढ़ लीजिए। आप रिप्ले करके आ गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके आगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कितना रुपया खर्च होना चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब कितना रुपया खर्च हुआ एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। मेन टारगेट एक्चुअल प्रोडक्शन है। ठीक है। क्या बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम होते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी। कब कब देखेगा। नोट, if actual production equals to budgeted production, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन सेम है, तो बजटेड कॉस्ट ही स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, if actual production is not equals to, is more or less than budgeted production, अगर budgeted production से कम या ज़्यादा है, then budgeted cost नॉट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बराबर नहीं है, बल्कि इन दिस सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग budgeted data।
बजटेड डेटा के बेसिस पर। जैसे कि हमने यहाँ पर कैसे निकाली स्टैंडर्ड कॉस्ट, हमने ऐसे निकाला कि भैया बजट था 10,000 रुपये खर्च होंगे 100 यूनिट पर, तो 1,000 यूनिट पर कितने खर्च होने चाहिए, तो जी 1,000 यूनिट पर 1,00,000 रुपये खर्च होने चाहिए। और हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है हमारे लिए एक्चुअल प्रोडक्शन, इसी के चारों तरफ गेम चलेगा। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट है। मैं आपको लिखवा देता हूं वेरिएंसेज। हमारे पास जो वेरिएंसेज हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉस्ट से रिलेटेड और एक सेल से रिलेटेड। जो कॉस्ट से रिलेटेड हैं उसको 3 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स रिप्रेजेंट करेंगे सारी इनडायरेक्ट चीज़ों को। ओवरहेड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है वेरिएबल ओवरहेड में और फिक्स्ड ओवरहेड में। ठीक है, ये हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन है। आप जो भी नोटिंग वाला काम है वो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि मैं लिखने का टाइम दे पाऊँ आप लोगों को। समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर पूरा नोट करते रहना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सबसे पहला जो वेरिएंस है वो वेरिएंस में लेके चल रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये होगा मेरे पास पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये बेसिकली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के नाम से फेमस है। लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के नाम से इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एक ही बात है। इसको फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस में, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, दूसरा इसको क्लासिफाई कर सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और इस यूसेज वेरिएंस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं आप मटेरियल्स यील्ड वेरिएंस में और मटेरियल मिक्स वेरिएंस में। ठीक है, ये सब क्या है इस पर आएंगे, आप ऐसे ही एज इट इज नोट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आकर करीब अप्रोक्स आधे पौन घंटे बाद यहीं पर वापस आकर आपको फार्मूले लिखवाऊंगा इसी में। यहाँ पर अभी हम कुछ जगह छोड़ देंगे ऐसे नाम देकर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ, इसके आगे मैं अभी जगह छोड़ दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी 2-3 लाइनों के नीचे मैं लिखूंगा रिवाइज्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड क्वांटिटी RQ। ठीक है, इसके आगे मैंने ऐसे जगह छोड़ दी। ओके, इन पर मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, देखिएगा, मटेरियल वेरिएंस करने वाले हैं। मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, उस एग्जाम्पल को इतना लंबा स्ट्रेच कर देंगे, लंबा स्ट्रेच यानी कोई 2-3 घंटे नहीं जाने वाला, 15-20 मिनट। उसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, फिर मटेरियल वेरिएंस के 3-4 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मटेरियल वेरिएंस आ गया तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गई। इसके अंदर मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर ये समझ में आ गया, आगे की एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। इसमें लगेगा हमें आधा घंटा, तो अगली चीज़ में लगेंगे 15 मिनट, 10 मिनट, दैट्स इट, गेम ओवर हो जाएगा। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़, आपको 2 चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एक टर्म बोली जाती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली क्या चीज़ है? रॉ मटेरियल वो चीज़ है जो मशीन का इनपुट बनता है, इनपुट ऑफ प्रोसेस। ये मशीनों के अंदर डाला जाता है,
यही कंज्यूम्ड होता है, यही यूज्ड होता है फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है मटेरियल्स कंज्यूम्ड, तो किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। कहीं लिखा हुआ है मटेरियल इनपुट, तो किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। कहीं लिखा हुआ है मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। यही हमारी कॉस्ट है, यही हमारा खर्चा है, हम इसी को तो खरीदते हैं। जरा देखिए, मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल बनाने की कंपनी हूँ, मैं मोबाइल बनाया खरीदता हूँ, मोबाइल बनाने की कंपनी हूँ, या इसका प्लास्टिक, इसकी स्क्रीन, इसकी सारा इक्विपमेंट, इसकी बैटरी खरीदता हूँगा। बेसिकली मैं इसकी अलग अलग चीज़ों को तोड़ तोड़ के खरीदता हूँ। प्लास्टिक खरीदता हूँ, स्क्रीन खरीदता हूँ, चिप खरीदता हूँ, बैटरी खरीदता हूँ। उन सबको फिर मैं क्या करता हूँ? उन सबको मैं एक जगह पर असेंबल करके इस मोबाइल को बनाता हूँ। तो जितनी भी मैंने मोबाइल की प्लास्टिक, स्क्रीन, ये सब चीज़ें खरीदी, यही तो मेरी कॉस्ट है। मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की प्लास्टिक, ये सब मेरा खर्चा है, इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। और ये सब खर्चा करके मुझे मिलता क्या है? मुझे मिलता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? हमारे वाले केस में मोबाइल। फिनिश्ड प्रोडक्ट को ऐसे हिंट करा जाता है, इसे बोला जाता है फिनिश्ड गुड्स, इसे बोला जाता है प्रोडक्ट, इसे बोला जाता है आउटपुट। ठीक है, एक्स कंज्यूम्ड, बताइए ये क्या है? इसका मतलब इट मीन्स एक्स इज आर रॉ मटेरियल। ठीक है, लिखा हुआ है एक्स प्रोड्यूस्ड, एक्स बना है, इसका मतलब इट मीन्स एक्स इज अ फिनिश्ड आउटपुट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर लिखा हुआ है एक्स कंजम्पशन में आया, एक्स यूज्ड, एक्स कंज्यूम्ड, लिखा हुआ है एक्स कंज्यूम्ड, एक्स इज द इनपुट ऑफ प्रोसेस, एक्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, इन सब का मतलब एक्स रॉ मटेरियल है। लिखा हुआ है एक्स इज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस या एक्स प्रोड्यूस्ड, तो इसका मतलब एक्स फिनिश्ड गुड्स है। मुझे बताइए, मैं खरीदूंगा किस चीज को? मैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीदता हूं या मशीनों के अंदर बनाता हूं? बताइएगा। तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरर के ऊपर बनी हुई है, ट्रेडर के ऊपर नहीं बनी हुई। ये ट्रेडर के ऊपर नहीं, मैन्युफैक्चरर के ऊपर बनी हुई है। बेसिकली अगर एक्स बना है तो एक्स फिनिश्ड गुड्स है, दैट इज नॉट माई कॉस्ट, वो मेरी कॉस्ट नहीं है। मेरी कॉस्ट तो है एक्स को बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, जो मैंने लेबर लगाई। क्या मोबाइल मेरी कॉस्ट है? नहीं, मोबाइल तो फिनिश्ड आइटम है, पूरा कंप्लीट है। मेरी कॉस्ट क्या है? इसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा गया, इसके लिए, इसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, यूज्ड हुआ, पेट्रोल यूज हुआ होगा, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ें यूज हुई हैं, वो मेरा खर्चा है। धीरे धीरे समझ में आएगा, टाइम लगेगा। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यूज करता हूँ रॉ मटेरियल और बनाता हूँ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से आता है स्टैंडर्ड डेटा। किस चीज़ का स्टैंडर्ड डेटा? इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स लिखता हूं। मुझे पहले आप ये बताइए, प्रोडक्शन होता किस चीज़ का है? बिल्कुल सीधी बात बताऊं तो प्रोडक्शन होता है फिनिश्ड गुड्स का। ओके, ये इन्होंने आपको डेटा दिया। क्या डेटा है, जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन
रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ए, बी और सी। मैं 3 रॉ मटेरियल से मिलाकर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहा हूँ। वेरी गुड। जैसे कि मैं मोबाइल बना रहा था, मोबाइल किस किस से, स्क्रीन से, और मोबाइल किस चीज़ से, बैटरी से, इन सब चीज़ों से मैं मोबाइल बना रहा था। ऐसे ही मैं ए बी सी 3 मटेरियल हैं, उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्स बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप। ओके, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड, कितनी क्वांटिटी लगेगी जी? इन्होंने कहा ना ए है ना आपके पास, ए वो ना 40 किलोग्राम लग जाएगा। क्या आप बात कर रहे हो? 40 किलोग्राम, यस, ओके। और 30 किलोग्राम ना बी लग जाएगा, ओके। 30 किलोग्राम लग जाएगा सी। टोटल कितना लग गया? 100 किलोग्राम लग गया, ओके। इसी को बोलते हैं इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। मैं 100 किलोग्राम का इनपुट करूंगा, 40 किलोग्राम ए, 30 किलोग्राम बी और 30 किलोग्राम सी। अब परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इन्होंने कहा ₹5 पर किलोग्राम, ओके। ₹3 पर किलोग्राम, ओके। एंड ₹4 पर किलोग्राम, ठीक है। ये इन्होंने रेट बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने ये आपको स्टैंडर्ड डेटा दिया कि जी एक्स बनाना है तो ए बी सी लगाना होगा, 40 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, ये रेट रहेगा। अब स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट कितना आएगा इससे? स्टैंडर्ड आउटपुट यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा जी, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स जी। जो प्रोडक्ट एक्स बनकर तैयार होगा उसका आउटपुट आएगा 90 किलोग्राम्स। वेरी गुड, 90 किलोग्राम का आउटपुट आ गया। आप बता सकते हैं मैंने कितना रॉ मटेरियल यूटिलाइज किया? वेट के सेंस में, क्वांटिटी के सेंस में मैंने 100 किलोग्राम मटेरियल लगाया है। आउटपुट जरा देखिए कितना आया? 90 किलोग्राम। रीजन बता सकते हैं? बिल्कुल, कुछ ना कुछ लॉस भी तो हुआ होगा प्रोसेस में। तो मैं कह सकता हूं स्टैंडर्ड प्रोसेस लॉस कितना होगा? स्टैंडर्ड प्रोसेस लॉस, स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोडक्शन इक्वल्स टू 10% ऑफ इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। ये मेरे को मैनेजमेंट ने पूरी कहानी सुनाई कि इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास वापस। देखिएगा, मैनेजमेंट मेरे को इसी तरीके से कोई ना कोई कहानी बताया करेगा कि जी एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक्स ये मिल्टन की बोतल हो सकती है, इसके लिए ढक्कन लगेगा, इसके लिए ये लगेगा, स्टील स्टील ये सब कुछ लगेगा। ठीक है जी, तो मैनेजमेंट आपको इसी तरीके से कोई डेटा देगा, फिर आपको एक्चुअल की कहानी सुनाएगा। पहले उसने पूरी कहानी सुना दी आपको, ए बी सी लगेगा, इतने इतने किलोग्राम लगेगा, इस रेट से लगेगा, इतना आउटपुट आएगा। अब जरा देखिए एक्चुअल कहानी क्या बता रहा है वो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे वो कहानी सुना रहा है आपको एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा की बात करता हूं मैं। एक्चुअल डेटा देखिए, उसने कहा कि देखिए सबसे पहली चीज एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ वो देखिए। तो इन्होंने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 9000 किलोग्राम्स ऑफ एक्स। तो 9000 किलोग्राम हमने एक्स एक्चुअल में बनाया है। ओके ठीक है, अब वो बताएगा कितना रॉ मटेरियल लगा, वो कहेगा रॉ मटेरियल यूज्ड, वो कहेगा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और वो कहेगा परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ये तीनों कहानी वो आपको बताएगा, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। अब जरा देखिएगा कैसे बता रहे हैं
कह रहा है जी देखिए जो मटेरियल लगा है ना वो ए लगा है, बी लगा है, सी लगा है। 5250 किलोग्राम्स लगा है ए, 2100 किलोग्राम लगा है बी और 3150 किलोग्राम लगा है सी। टोटल लगा है 10,500 किलो।